ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। चलिए, आज मैं एक लेक्चर लेकर आया हूँ छावा। देखिए, छावा एक मूवी है, लेकिन मैं उस मूवी की परिधि में ही बंद कर नहीं रहूंगा। मैं एक लार्जर कंटेक्स्ट में इस मुद्दे को देखना चाहूंगा। यह मुगल मराठा संघर्ष का सच। क्योंकि मूवी में जो मुगल मराठा संघर्ष दिखाया है, उस संघर्ष का केवल एक ही पक्ष है। मैं चाहता हूं कि भाई, हिस्ट्री की सेवा करने के नाते मुझे हिस्ट्री का कुछ विचार अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए और कुछ ऐसी सच भी रिवील करनी चाहिए जो मेरे ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। खासकर हमारे नए जनरेशन के जो हमारे ऑडियंस हैं, वो काफ़ी इमोशनल हैं। आज एआई तकनीकी का युग है, सोशल मीडिया का युग है, तो उसमें उन्हें उनकी भावना बहुत तेज़ी से भड़कती है। तो ज़रा अगर सारी चीज़ों को हम लोग क्रिटिकली देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा ज़्यादा संतुलित विचार उन तक पहुँच पाएगा। देखिए, छावा का शाब्दिक अर्थ होता है सिंह शावक, एक सिंह का बच्चा। और इस मूवी में सिंह शावक के रूप में संभाजी महाराज को दिखाया गया है, छत्रपति संभाजी। और उनके शौर्य और उनकी शहादत, हिज वैलर एज वेल एज मार्टीडम, बोथ हैव बीन पोर्ट्रेड वेरी, यू कैन से, वाइडली और विथ फुल एक्सटेंट। बहुत ही गहराई से उसका चित्रण किया गया है। और खास के जो लास्ट में जो दृश्य है, जिसमें जितनी क्रूरता पूर्वक औरंगजेब ने उनको मारा है और जितने समय तक उन्होंने सहा है, वह देखकर सारे जितने भी ऑडियंस थे, सबकी लगभग आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भी उस मूवी को वॉच कर रहा था, मैं भी देख रहा था उसे। मैं भी, मतलब जाहिर है कि हर इंसान भावुक हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर एक हिस्टोरियन भी है, तो मैं चीज़ों को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी समझ रहा था। तो अब हमें यह देखना है कि उसमें जो दिखाया जा रहा है, जैसे शंभू जी महाराज हैं, उनको जिस तरह से यातना देकर मारा गया है, यह ऐतिहासिक सच है। और ये औरंगजेब की क्रूरता जग जाहिर है। लेकिन जो दूसरा पक्ष वहाँ दिखाया जा रहा है कि उन्होंने जितने समय तक रेजिस्ट किया और जितना डिवाइन पावर उनमें दिखाया जा रहा है, वो थोड़ा-सा ड्रामेटिक है और ड्रामेटिक होना भी नेचुरल है। देखिए, हम मानकर चलते हैं जो मूवी बनाने वाले होते हैं, जो पोएट होते हैं, जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनको एक प्रकार का लाइसेंस होता है कि अपने ऑडियंस के को थोड़ा-सा ज़्यादा अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश होती है। तो उसमें अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो इतना चलिए, इतना परमिसिबल है। लेकिन क्या परमिसिबल नहीं है, वो हमें एक चीज़ दिखी कि मूवी हॉल से निकलने के बाद हमने देखा कि जैसे शंभू जी और औरंगजेब के बीच जो संघर्ष है, ये ओवरऑल कहीं हिंदू-मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है और एक सेंस ऑफ अदरनेस जैसी चीज़ वहाँ हमें दिखी। तो दैट वाज़ अ मैटर ऑफ शॉक फॉर मी कि भाई, अगर इस तरह का सेंस ऑफ अदरनेस लोगों में आया इस हिंदुस्तान में, तो ये ठीक नहीं है, उनको इतिहास कम से कम जानना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको इतिहास के पन्नों में भी थोड़ा ले चलूँगा। पहले आपको पता है कि मराठा शक्ति का उद्भव वास्तव में एक बहुत ही ड्रामेटिक चीज़ थी। क्योंकि एक सामान्य ज़मींदार की हैसियत से, वो देशमुख की हैसियत से काम किया था उन्होंने। और फिर वो आगे बढ़ते हुए छत्रपति शिवाजी के समय छत्रपति बन गए। 1674 में धूमधाम से शिवाजी महाराज का राज्यारोहण हुआ रायगढ़ में और वह छत्रपति बन गए। ही बिकेम अ किंग। उससे पहले उनके जीवन की एक अच्छी खासी घटना गुजर चुकी है, जिसको हम विस्तार में नहीं बताना चाहेंगे। और फिर 1680 तक, हालांकि 1674 के बाद औरंगजेब ने बार-बार ऐसा प्रयास किया, उन्हें दंडित करने के लिए दिलेर खां तक को भेजा, लेकिन दिलेर खां को भी सालहेर की लड़ाई में 1672 में उन्होंने पराजित किया और अंत में 1679 में उन्होंने एक अपने जीवन का अंतिम अभियान बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र में किया और 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। फिर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी बने और ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं था। क्योंकि सोयराबाई जो उनकी एक विमाता थी, स्टेप मदर थी, उन्होंने अपने बेटे की पैरोकारी की और शंभू जी को गद्दी से वंचित करना चाहा। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, वो भी बटे हुए थे और उनमें से कुछ मेंबर सोयराबाई के साथ हो गए।
तो उनको छत्रपति संभाजी को उन्हें दंडित भी करना पड़ा। और उन्हीं में एक ब्राह्मण मंत्री था, जो ब्राह्मण मंत्री का नाम था अन्नूजी दत्तो। तो अन्नाजी दत्तो जो ब्राह्मण मंत्री था, उसको भी शंभूजी ने दंडित किया और फिर शंभूजी ने अपने पावर को गेन किया। अब देखिए 2 बातें यहाँ पर, एक है औरंगजेब और दूसरा है संभाजी। अब औरंगजेब और संभाजी इन दोनों का हम पैरेलल में मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि वर्जन वहाँ पर 2 हैं। एक तरफ आप देखते होंगे जब भी औरंगजेब की बात होती है या मुगल के मूल्यांकन की बात होती है, तो प्राय हमारे ऑडियंस भड़क उठते हैं। कई बार तो मैं देखता हूँ कि क्लास में हमारे स्टूडेंट्स भी भड़क उठते हैं, कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उन्हें कुछ ज़्यादा बचाया। तो चलिए देखते हैं कि मार्क्सवादी हिस्टोरियन ने क्या किया। देखिए, मार्क्सवादी हिस्टोरियन का ये कहना है, नंबर 1 मैं आपको बता दूँ कि औरंगजेब एज़ अ एज़ अ मैन एंड औरंगजेब एज़ एन एम्परर। उसका ये कहना है कि देखो, औरंगजेब एज़ ए मैन, मतलब औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है। कट्टर सुन्नी मुसलमान है अपने व्यक्तिगत जीवन। इट वाज़ हिज़ पर्सनल कन्विक्शन एंड उस पर नक्शबंदी सिलसिला का प्रभाव, जो उस समय का सबसे कंजर्वेटिव सूफी सिलसिला था। दूसरा है, वो हिंदुस्तान का बादशाह है। तो अब इसमें मार्क्सवादी विद्वानों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया, विशेषकर अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का या सतीश चंद्र का ही है। देखो, वो कट्टर सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसी है, वह पॉलिसी केवल उसकी धार्मिक कट्टरता की उपज नहीं है, बल्कि उसकी राजनीतिक बाध्यता की भी उपज है। और औरंगजेब कैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ गया, कैसे उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, कैसे दारा शिकोह के अगेंस्ट में ही गिव अ स्लोगन, इस्लाम वर्सेस हेटेरोडॉक्स, मतलब इस्लाम वर्सेस विधर्मी। उस दारा शिकोह को एक काफिर के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। अपने पिता को उसके जीवन काल में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और तब उसने उसको बंदी बनाकर फिर वो अपने आप को बादशाह घोषित करता है, जो मुस्लिम शरीयत में उसका परमिशन नहीं है। उलेमाओं को खुश करने के लिए वो कट्टर पॉलिसी अपनाता है। तो इस तरह से उन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव मटेरियल फैक्टर उसके पीछे क्या है, इस आधार पर औरंगजेब को चित्रित करने की कोशिश की, जिससे औरंगजेब का पाप दोष कम हो गया ऐसा लगता है। पाप दोष कम हो गया ऐसा लगता है। मुझे भी कहीं-कहीं मार्क्सवादी हिस्टोरियंस के लेखन से ऐसा लगता है, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बचाने की औरंगजेब की कोशिश उसमें लगती है। अब भाई, क्या मकसद हो सकता है? तो एक बार प्रोफ़ेसर इरफ़ान हबीब अपना एक अनुभव बता रहे थे कि जब हमारे वालिद साहब ने इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस की अध्यक्षता 1946 में की थी, उस समय गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी 1946 में, और गांधी जी उस समय सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर रहे थे। तो मेरे वालिद साहब यानी मोहम्मद हबीब, जिन्होंने अध्यक्षता की थी इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लाया कि हमें इतिहास में इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव चीज को खोजना है। ऐसी इंटीग्रेटिव चीज जो हिंदू मुसलमान, या केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, बल्कि विभिन्न संप्रदायों के बीच एक प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करे, ना कि उनके बीच मतभेद और तनाव पैदा करे। अगर यह हेतु है तो हेतु तो अच्छा है। इफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज वेल एंड गुड। लेकिन बावजूद इसकी चीजों को क्या कवर किया जा सकता है या नहीं? तो औरंगजेब को बचाना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने भी इस चीज को नहीं बचाया। अब जैसे देखिए, सर जगन्नाथ सरकार, वो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो सर जगन्नाथ सरकार ने 2 वॉल्यूम में लिखा है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में वो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को चित्रित करते हैं और उसकी राजपूत नीति को चित्रित करते हैं। और उसी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में सर जगन्नाथ सरकार यह कहते हैं एक स्थल पर, जैसे औरंगजेब का जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो राजपूतों के साथ हुआ। पहले उसमें राठौरों, दुर्गादास राठौर, उसके बाद सिसोदिया।
इन दोनों के साथ हुआ तो सतीश चंद ने एक जगह पर लिखा है औरंगजेब को बचाते हुए कि देखिए बाकी जो राजपूत वंशज है, राजपूत घराना है, औरंगजेब के साथ है। केवल 2 ही राजपूत परिवारों 2 ही राजपूत फैमिली ने जो सिसोदिया हैं और राठौर हैं, उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। वो भी सिसोदिया ने बाद में जब समझौता कर लिया, तो इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मुगल एम्पायर पर मिलता है। इस पर सर जगन्नाथ सरकार ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि औरंगजेब ने जो किया है, उसको जन धन की हानि के परिप्रेक्ष्य में केवल नहीं आंकना चाहिए, बल्कि औरंगजेब ने जो स्टेप उठाया है, वह उसका मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क, जहां पर सामाजिक संस्कृति की परंपरा रही है, कंप्लीट कल्चर ऑफ इंडिया, तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू प्रजा है, वहां पर शासन करने का अधिकार क्या औरंगजेब जैसे किसी अविवेकी शासक को मिलना चाहिए? और मैं आपको बताऊं कि उनके इस स्टेटमेंट को स्वयं सतीश चंद्र ने भी कोट किया है। औरंगजेब को बचाया नहीं जा सका है। प्रोफेसर इरफान हबीब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा कि एक तरफ आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब वो महान परदादा जी थे, यानी अकबर, जिसकी नीति की याद दिलाई, जिसने किस तरह की नीति हिंदुस्तान में अपनाई और आप किस प्रकार की नीति लेकर आ रहे हो। ये प्रोफेसर इरफान हबीब का स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट के न कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में ये बात कही गई। तो औरंगजेब बेसिकली क्या है कि अगर आप मुगल शासकों को देखोगे तो बाबर को तो अधिक समय तक शासन करने का मौका ही नहीं मिला और बाबर हिंदुस्तान का हो भी नहीं सका। हुमायूं की भी भाग दौड़ में जीवन गुजरी, परंतु अकबर ने एक तरह से मुगल को और इस्लाम को भारत में हिंदुस्तानीकरण किया। उसने उस समय दर ए सुलह की नीति अपनाई, जिस समय दर उल हर्ब और दर उल इस्लाम की बात की जा रही थी, मूर्ति पूजकों के देश और इस्लामिक कानून की बात की जा रही थी। लेकिन अकबर इस बात को समझता था कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर शासन करने के लिए हमें यह नीति अपनानी पड़ेगी। यह बाध्यता तो औरंगजेब के साथ भी थी। इन बाध्यताओं के बीच भी उसका जो कट्टरपन है वो आ जाता है। तो मैं एक बात आपको बताऊंगा कि जैसे औरंगजेब का मूल्यांकन करने लगते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखिए, तब आपको थोड़ा-सा समझने में आसानी होगी। एक चीज यह कि मध्य युग के मानदंड पर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिएवल स्टैंडर्ड। मध्य युग के मानदंड पर मूल्यांकन। मध्य युग के मानदंड पर मूल्यांकन। जैसे इवैल्यूएशन ऑफ औरंगजेब ऑन द बेसिस ऑफ मेडिएवल स्टैंडर्ड। क्योंकि होता क्या है कि आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और 21st सेंचुरी में केवल प्रजातंत्र ही नहीं है, डेमोक्रेसी का एरा ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। मतलब डेमोक्रेसी छन-छन कर सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुजन तक पहुंच चुका है, मतलब हर इंसान तक पहुंच चुका है। आज हर इंसान पॉलिटिक्स को समझने लगा है। तो वैसी स्थिति में जब आज के मानदंड पर हम मूल्यांकन करेंगे, आज जब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स की बात हो रही है और उस राइट्स को स्वीकृति मिली है, सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, जब इतने सारे राइट्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल फ्रीडम को आज इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उस समय औरंगजेब की वो चीजों का मूल्यांकन, उस समय औरंगजेब क्या, अकबर भी आपको दकियानूसी और मध्ययुगीन दिखेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का युग है। तो वो ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, मध्य एशियाई मध्य एशियाई क्रूरता, सेंट्रल एशियन क्रूएल्टी। सेंट्रल एशिया से जो भी इन्वेडर्स आए, आप याद करिए, इंडो ग्रीक शक कुषाण के बारे में तो आपने जो सुन रखा होगा, सबसे हुनों के बारे में सुना जिसने बौद्धों को निशाना बनाया। हुनों के बाद तुर्क आए, उसने आपने देखा कितना लूटने और
घटना और वहाँ पर भी आपको क्रूरता देखी। उसके बाद मुगल आए और मंगोल आए, मंगोल का एक ब्रांच यानी मुगल का मंगोल की परंपरा भी लेकर और मंगोलों की क्रूरता नामी है। आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट कि मुगल इनडायरेक्टली ही वाज बियरिंग द लेगेसी ऑफ सेंट्रल एशियन क्रुएल्टी। अब औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज के साथ किया, दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऑडियंस को पता है कि औरंगजेब ने अपने पिता को क्या उपहार दिया, अपने भाइयों के साथ क्या किया। अपने भाई दारा शिको, शुजा और मुराद बख्श सबको रास्ते से हटाया। खैर वो तो किया तो किया। जब उसने दारा शिको को गिरफ्त बंदी बनाया तो बूढ़ी हथनी पर आगरा शहर में घुमाकर और उसका सिर कटवा दिया और उसके कटे हुए सर थाल में सजाकर, जो उसका पिता मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां कैद था, उसको थाल के ऊपर एक रेशम के कपड़े से उस हेड को ढककर और वो थाल प्रस्तुत करता है शाहजहां को। और शाहजहां जब वो थाल, वो जो तस्तरी है, वो उससे जब कपड़े को हटाता है और कटा हुआ अपने प्रिय पुत्र के सिर को देखता है, तो एक बार या अल्लाह वो कह उठता है, उसकी आंखें बंद हो जाए। इतनी घृणा, इतना क्रोध दारा शिकोह के विरुद्ध क्यों? उदारा सिखों की उदार परंपरा आप जानते हैं कि 52 उपनिषदों का सिर अकबर के नाम से अनुवाद किया। योग वशिष्ठ उसने खुद अपने हाथों से अनुवाद किया और अपने आप को राम की तरह एक प्रजावत्सल शासक बनाने का ख्वाब देख रहा। ये औरंगजेब की कालिस्तानी। एक तो मध्य युग के मानदंड पर मूल्यांकन करोगे तो आपको दिखेगा कि अरे लुई 14वां उसी का समकालीन है। ऑड्रे ट्रस्की लिखती हैं, उसने भी ह्यूजेनॉट्स जो एक वो रोमन कैथोलिक था, ईसाई में एक रोमन कैथोलिक शाखा होती है, दूसरा प्रोटेस्टेंट की एक शाखा ह्यूजेनॉट था। उसको ऐसा प्रोसिक्यूट किया कि दिल दहलाने वाली घटना। और तीसरी चीज, जो मध्य एशियाई क्रूरता के साथ जो तीसरा वाला फैक्टर है, वो तीसरा वाला फैक्टर है राजतंत्र, मोनार्की। इट वॉज द एरा ऑफ मोनार्की। और मोनार्की का जो इंसाफ होता था आज के डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग होता। तो ये तीन चीजों के आधार पर जब आप तब उस चश्मे से पहनकर अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी की हिस्ट्री का, तो 17वीं सेंचुरी के चश्मे को पहने। लेकिन उस चश्मे को पहनने के बाद ही औरंगजेब ऑड मैन आउट हो जाता, क्योंकि उसके पूर्वजों के पर हम देखें, ठीक है, जहांगीर ने अकबर जैसी धार्मिक उदारता निभाने में चूक गया। गुरु अर्जन देव को राजनीतिक कारणों से ही अ, मतलब उनकी हत्या की, लेकिन गुरु अर्जन देव के साथ जो उसने किया वह अक्षम्य है किसी एक हिंदुस्तान के बादशाह के लिए। हालांकि दूसरी जगह पर उसने उदारता दिखाई, दूसरी जगह पर उसने उदारता दिखाई। जैसे उसने वीर सिंह बुंदेला को मथुरा, वृंदावन, गोकुल में भूमि अनुदान दिए, जिस पर वीर सिंह बुंदेला ने मंदिर बनाए। उसके खुद के पौत्र ग्रैंडसन ने ईसाई धर्म को कबूल किया, उसको उसने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उसने जब सिसोदिया वंश का पहला शासक अमर सिंह ने उनके उसके सामने घुटने टेके, मतलब समर्पण किया, और अमर सिंह ने एक शर्त रखी कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे दरबार में जाने से छूट दी जाए, तो उसने अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह को दरबार में जगह दी और उनको उसने मनसबदारी का पद दिया, लेकिन अमर सिंह को उससे बरी कर दिया। यह उसकी उदारता को दिखाता है। इतना ही नहीं, उसने आगरा के किले के सामने अमर सिंह और कर्ण सिंह की प्रतिमा बनाकर उन्हें सम्मान अर्पित किया। आप और तो और छोड़िए, अगर महाराणा प्रताप ही अकबर के हाथों गिरफ्तार हो गया होता, तो अकबर का क्या व्यवहार होता महाराणा प्रताप के प्रति, आप अनुमान कर सकते। तो औरंगजेब उस समय के स्टैंडर्ड से भी एक सब स्टैंडर्ड रूलर निकलता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सामाजिक संस्कृति को नहीं समझ सका। मंदिर तोड़ने की घटना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में उसके किसी पूर्वज ने मंदिर ने, अब बाबर को अपवाद में रखिए, चूंकि बाबर आया था हिंदुस्तान पर, तो बाबर तो हिंदुस्तान का हुआ नहीं। बाबर के बाद आप किसी मुगल बादशाह को देखेंगे, छठा शासक है
कहीं पर मंदिर तोड़ने की घटना नहीं हुई और बाबर का भी जो केस है वो बड़ा एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जो औरंगजेब ने किया, वो जजिया कर के भी ना मुगल शासकों ने, आप समझ सकते हैं कि जिस जजिया कर को 1564 में ही अकबर हटा चुका था, उसको 1779 में दोबारा लागू करता है। तीर्थ यात्रा कर को दोबारा लागू करता है। तो औरंगजेब को कम से कम हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर तो शासन नहीं करना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स, मैं कभी-कभी विवाद देखता हूँ। विवाद देखता हूँ कि औरंगजेब का नाम पर जो सड़क है, उस नाम को क्यों बदल दिया? लोग इस बात के लिए हिस्टोरियंस विवाद करते हैं कि उसका नाम सड़क का पर उसका किसी सड़क का नाम औरंगजेब के नाम पर था, उसको क्यों बदल दिया गया? तो मैं वहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा या उनसे पूछना चाहूँगा कि औरंगजेब के नाम पर सड़क का नाम पराही क्यों था? क्योंकि कम से कम औरंगजेब के प्रति हिंदुस्तान को एक सम्मान तो नहीं प्रकट करना चाहिए, जो कि मध्ययुगीन स्टैंडर्ड पर भी अपने पूर्वजों की परंपरा को रिवर्स करता है। इस बात को सारे हिस्टोरियन एक्सेप्ट करते हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर उसको शासन करने का कोई राइट नहीं था और फिर भी शासन किया। ठीक है, इतिहास में ऐसे हादसे होते हैं, कुछ शासक ऐसे आ जाते हैं, हम उसको हादसा के रूप में देखें। लेकिन औरंगजेब को इसलिए सम्मानित किया जाए कि वो मुगल हायरार्की में एक शासक था, यह भी कोई हमें जस्टिफाइड नहीं लगा। तो ये हुआ एक पक्ष। मतलब हम आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि औरंगजेब के साथ मैं कहीं नहीं हूं, औरंगजेब की क्रूरता। अब आता है दूसरा पक्ष, मराठी। तो पहली बात कि मराठी हिंदू स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि मराठी एक देशमुख की हैसियत से, हिंदुस्तान के बादशाह की हैसियत में, सॉरी, देशमुख की हैसियत से, रायगढ़ के छत्रपति की हैसियत में आए थे और रायगढ़ के छत्रपति की हैसियत से बाद में पेशवाओं के समय हिंदुस्तान के एक साम्राज्य निर्माता और हिंदू पातशाही के संस्थापक के रूप में आए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मराठों ने अपनी शक्ति बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ग्रहण की थी। वो बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था और जब बहमनी साम्राज्य टूटा तो अहमदनगर की सेवा में गए और अहमदनगर की सेवा में उन्होंने शक्ति अर्जित की। और जब अहमदनगर की सेवा में शाहजी थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी, वो शाहजी अहमदनगर की सेवा में थे। और जब अहमदनगर की सेवा, जो अहमदनगर को मुगलों ने जीत लिया, तो फिर बीजापुर की सेवा में चले और स्वयं शिवाजी ने भी जो स्वयं छत्रपति शिवाजी ने भी शक्ति अर्जित की, वह बीजापुर से शिवाजी का इक्वेशन था और बाद में बीजापुर से संघर्ष भी हुआ मुगलों की तरह। गोलकुंडा के सहयोग से शिवाजी ने, मदन्ना अक्कन्ना दो मंत्री थे, उनके सहयोग से छत्रपति शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को जीता था। और मैं आपको बताऊं कि कितने लोगों को यह पता है कि शिवाजी में की सेना में एक अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या, अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या थी। 10 उसके इंपॉर्टेंट जो सैनिक जनरल थे वो मुसलमान थे। जो उसकी नौसेना का प्रधान तो हिंदू ही थे, लेकिन नौसेना के एक उच्चस्थ अधिकारी दौलत खान मुसलमान था। बाद में इतना ही नहीं, बल्कि जब ब्राह्मण मंत्री आए तो ब्राह्मण मंत्री के समय इब्राहिम गारदी का आपने नाम सुना होगा। इब्राहिम गारदी जो पानीपत के थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में लड़ा है, वो भी तो मुस्लिम है। उस मराठा पेशवा के समय जो हिंदू पातशाही का नारा दे रहा है। तो पहली बात है कि हिंदू और मुस्लिम का वैसा कोई डिवीजन नहीं था जैसा इस मूवी में दिखाया। मुद्दा सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट था। जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता तो हिंदू मुसलमान के साथ हो जाते। मराठों ने भी दक्षिण के राज्यों, मुस्लिम राज्यों के साथ मिलकर अपनी शक्ति अर्जित की। और जब औरंगजेब ने मराठों का सामना किया तो उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों को अपने रास्ते से हटाया। दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के साथ जो औरंगजेब का बर्ताव हुआ, वो मराठों से कम नहीं।
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वर्सेस क्या है, सच मुद्दा नहीं। ऑडियंस में हिंदू मुस्लिम वर्सेस का की भावना नहीं पनपनी चाहिए। उसको इतिहास के पन्नों से परिचित कराया जाए। मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ इस कहानी को थोड़ा-सा, फिर आपको क्लियर हो जाए। जैसे जब शिवाजी जिस समय जमींदार थे, देशमुख थे और सर देशमुख की उपाधि ली थी उन्होंने, तब तक वो किंग नहीं हुए थे, तभी उनको औरंगज़ेब से मुठभेड़ हुई। और औरंगज़ेब तो खुद दक्षिण नहीं आ सका कभी, लेकिन पहले उसने शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन शाइस्ता खां को शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला पद्धति से धूल चटा दी। तब औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भेजा, और जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह दक्षिण आए तो उन्होंने रायगढ़ के किले पर शिवाजी को ऐसा घेरा डाला कि अंत में मतलब शिवाजी को मुगलों से वार्ता करनी पड़ी और रायगढ़ के किले पर समर्पण करना पड़ा। और फिर 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह और शिवाजी ने की थी, उसमें यही तय हुआ था कि मुगलों के सहयोग से शिवाजी बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को जीतेंगे, और बदले में शिवाजी का 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित किए गए कि मुगलों ने वो किले ले लिए। और जब मुग मिर्ज़ा राजा जयसिंह की सहायता से, जबकि मिर्ज़ा राजा जयसिंह की रणनीति थी कि पहले शिवाजी और मराठों से दोस्ती करके बीजापुर गोलकुंडा को समाप्त कर दिया जाए और फिर अंत में मराठों को भी समाप्त कर दिया जाए। और औरंगजेब को उसने इसी निमित्त और इसी उद्देश्य से उसने मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने एक लेटर लिखा था। लेकिन जब शिवाजी बीजापुरी क्षेत्र जीतने गए तो उनको उतनी सेना से सफलता नहीं मिली। उन्होंने मुगलों से और भी सहायता मांगी। इसी मुद्दे पर औरंगजेब को मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने आगरा दरबार में भेजा, और आगरा दरबार में आए, और जबकि पंच हजारी, मैं आपको बताऊं कि जो संधि हुई थी उसमें संभाजी को पंच हजारी मनसबदार शिवाजी ने पंच हजारी मनसबदार का पद लेने से मना कर दिया था। काफी वो स्वाभिमानी थे। तो जब उनको पंच हजारी मनसबदार में के पंक्ति में बैठने के लिए कहा गया तो शिवाजी ने उस समय अपना गुस्सा और रोष दिखाया। उस भरे दरबार में, हालांकि औरंगजेब उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था, उसकी बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और वो दरबार से अनुपस्थित था उस समय। लेकिन शिवाजी ने जो साहस दिखाया वो वास्तव में दर्शाता है कि उनके पास स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। और जाहिर है कि वो लौटने के बाद भी वो आक्रोश दिखा सकते थे, वहां उन्होंने दिखाया और अंत में उनको बंदी बना लिया। संभाजी भी उनके साथ थे। खैर बंदी में उन्होंने बहुत तरकीब से निकला, और उनको निकलवाने में लगता है मिर्जा राजा जयसिंह तो खुद दक्षिण में थे, राम सिंह उनके उत्तराधिकारी थे उत्तर में, वो उनका भी हाथ था। और अब देखिए औरंगजेब औरंगजेब उस समय दक्षिण वो नहीं आ सका, लेकिन औरंगजेब फाइनली शिवाजी के जीवन काल तक दक्षिण नहीं आ सका। 1681 में जब उसका विद्रोही पुत्र अकबर ने पीछा किया तो अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण आया। आपके मूवी में अकबर को दिखाया गया है, क्योंकि अकबर ने जब विद्रोह किया था तो दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर स्वयं औरंगजेब को ही बंदी बनाने का प्रयत्न किया था, लेकिन औरंगजेब को बंदी बनाने में विफल हो गया। और तब औरंगजेब का गुस्सा उसके ऊपर उतर जाता, इसलिए वहां से वो भागा, जान बचाकर वो भागता है, और भागकर किसी भी तरीके से वो यहां से दक्षिण की ओर रवाना हो जाता है और जाकर शंभू जी के यहां शरण लेता है। और संभाजी ने ही उसे अपने यहां शरण देने की कोशिश की। वही अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण आए। अब देखिए वहां पर भी मूवी में थोड़ा सा एक सेंस ऑफ अदरनेस दिखाया गया है। जहां अकबर जब ने ईरान जाने का फैसला किया है, जब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है, तो शंभू जी का वहां पर सांबा जी का स्टेटमेंट देता है कि अरे सारे तुम मुगलों की यही नियति है, यही व्यवहार है। वहां पर भी एक तरह से मुस्लिम और हिंदू अदरनेस वाला सेंस लाया जाता है, जबकि अकबर के खुद के पुत्र मोहम्मद सुल्तान भी विद्रोह किया, जेल खाने में उसकी मृत्यु हुई। वो अपने पुत्र मुअज्जम को 12 वर्ष तक कैद रखा, और अकबर अगर पकड़ा जाता तो उसको उतनी क्रूरतापूर्वक वो हत्या करवाता जिसका
वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन अकबर वहां से ईरान निकल भागा, उसके हाथ नहीं आया। तो ये तो औरंगजेब का अपने मेंबर, अपने पिता, अपने पुत्र के प्रति व्यवहार था। तो उस औरंगजेब से आप क्या उम्मीद करते हैं? बस केवल देखना यह है कि वह संभाजी के साथ जो उस तरह का दुर्व्यवहार किया, मूवी में तो कुछ ज्यादा करके दिखाया गया है, लेकिन इतना तय है कि क्रूरतापूर्वक संभाजी को उसने मारा। उसके पीछे उनका मुस्लिम होना, हिंदू होना वजह थी, या विद्रोही होना वजह थी, या मुगल साम्राज्य को चुनौती देना वजह थी। इसको दो अलग अलग लाइट में नहीं देखा है, नंबर वन। नंबर टू, जब औरंगजेब दक्षिण आया तो उस मूवी में यह क्यों नहीं दिखाया गया कि औरंगजेब की पहली टकराहट, क्योंकि मैं आपको बताऊं 1681 में जो दक्षिण आया है, तो पहले उसने बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य हैं। अब देखिए, गोलकुंडा वहां पर शिया है, मुगल सुन्नी। अब औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को, जैसा कि सतीश चंद लिखते हैं, पहले उन्हें बार बार अपील करता रहा, बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा कि वो काफिर संभाजी के विरुद्ध औरंगजेब की सहायता करी। और जब उन्होंने सहायता नहीं की, बल्कि उल्टा वो चुपके चुपके संभाजी से को सहायता कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि संभाजी का बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिली भगत थी मुगलों के अगेंस्ट में। वहां दक्षिण में एक गठबंधन बना हुआ था, जिसमें हिंदू संभाजी भी थे और दोनों मुस्लिम राज्य बीजापुर और गोलकुंडा भी थे। तब वो क्रुद्ध होकर पहले 1686 में बीजापुर को जीता, 1687 में उसने गोलकुंडा को जीत लिया, और 1687 में गोलकुंडा को जीतने के बाद फिर जब 1689 में उसने संगमेश्वर में छापा मारा। हालांकि हम लोग तो डेटा में जुल्फिकार खान नाम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरा नाम अभी उछल कर आया है कि भाई, उसने जब छापा मारा संगमेश्वर में, वहां पर शंभूजी कवि कलश के साथ गिरफ्तार हो गए। उनका पुत्र साहू भी था, और उनका पुत्र साहू भी था, उनकी पत्नी येसुबाई भी थी। उन सबको गिरफ्तार कर लिया। और फिर इतिहासकार औरंगजेब की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल बताते हैं कि उसने उसको उनको सतीश चंद्र लिखते हैं कि औरंगजेब को चाहिए था बीजापुर गोलकुंडा के जीते हुए क्षेत्र पर वो शंभू जी से संधि करके उससे मान्यता ले लेना, लेकिन उसने वह करने के बजाय शंभू जी को यातना देकर मार डाला। अब देखिए, शंभू जी की भी मूल्यांकन, जो संभाजी हैं, संभाजी, उनको शंभू जी संभाजी दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मुझे इतनी छूट आप दें कि कभी मैं शंभू जी बोल जाऊं, कभी संभाजी बोल जाऊं, आप इसको अन्यथा ना लें। तो संभाजी का जो मूल्यांकन करने में भी दो लाइन ऑफ हिस्टोग्राफी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि संभाजी जब पावर में आए तो कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने रंज किया, कुछ ब्राह्मणों का, जैसे अन्नाजी दत्तों को ही रास्ते से हटाया। तो क्या है कि उस समय मुख्य रूप से पढ़े लिखे ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मण लेखक ही थे। तो ब्राह्मण लेखक उनसे नाराज हुए, और अन्ना जी दत्तों के बाद आप देखेंगे तो एक मतलब एक परंपरा ब्राह्मणों की रही कि ब्राह्मण लेखक उनको बैड लाइट में लेते थे, संभाजी को जब भी लेखन होता। जैसे अब साहू द्वितीय की बात बता रहा हूं, ये छत्रपति साहू साहू नहीं, छत्रपति साहू द्वितीय। तो उनके समय ये 1810 की घटना है। कहा गया, एक उस समय के एक लोकल हिस्टोरियन थे, लोकल हिस्टोरियन ने बेसिकली उनका नाम था मल्हार राम राव चिटनिस। चिटनिस क्लर्क को बोलते थे। तो मल्हार राम राव चिटनिस ब्राह्मण थे। उनको कहा गया कि 6 छत्रपति के जीवन के बारे में लिखिए। तो संभाजी के बारे में जब चिटनिस ने लिखा, तो चिटनिस की जो रचना है उसको कहते हैं, उसमें जो ब्राह्मण लेखकों के द्वारा लिखा जाता था उसको मराठा साहित्य में बखर कहा जाता है। तो चिटनिस का जो बखर है उसमें संभाजी को एक अयोग्य शासक के रूप में दर्शाता है, कि शिवाजी की परंपरा को उन्होंने नहीं निभाया, मदिरा पान से उनको जोड़ा जाता है, आलसी थे, और भी कई तरह की चार्जेज इस तरह से चिटनिस के लेखन से लगता है। इस तरह से बैड लाइट में लिया गया जो ब्राह्मण लेखक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बीडी सावरकर, जो हिंदू पातशाही नामक अपनी कृति लिखी, जो बीडी सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, और आरएसएस के दूसरे अध्यक्ष एमएस गोलवलकर, मैं आपको बताता हूं, आप इसी महीने के फ्रंट लाइन के अंक में आप देखिए, आपको आर्टिकल मिल जाए। तो ब्रॉड डे लाइट में लिखा है कि बीडी सावरकर और एमएस गोलवलकर
इन दोनों ने संभाजी की आलोचना की है और संभाजी को एक अयोग्य शासक के रूप में चित्रित किया। तो अब यह तो संभाजी का एक हिस्टोग्राफी है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे महाराष्ट्र में एक मराठी पहचान, चूँकि शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी तो मराठा थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। वो तो निम्न जाति के सैनिकों को भी अपनी सेवा में लिया था, जाति व्यवस्था में उनको कोई आस्था नहीं थी और स्वयं वो निम्न तबके से आते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की गई। कहा गया कि ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए वो तलवार उठाते थे। हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि मिली। तो शिवाजी महाराज की जो पूरी की पूरी पहचान है, तो उस पहचान को बदल दिया गया। शिवाजी महाराज की पूरी पहचान को ही बदल दिया गया। लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र में एक दूसरी धारा आई, ज्योतिबा राव फूले का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने बहुजन शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। बहुजन का मतलब होता है जन सामान्य, और उनकी ब्राह्मण विरोध की नीति थी। तो वही सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं, वह गए और रायगढ़ में शिवाजी के किले पर गए। उन्होंने फिर छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी का दोबारा अध्ययन करवाया और उन्होंने बहुजन नेता के रूप में, ब्राह्मण नेता के रूप में नहीं, बहुजन नेता के रूप में उन्हें चित्रित किया। तो अब जब भारत को जब आज़ादी मिल रही थी, तो 2 धाराएँ मराठी में बँट गई इतिहास लेखन की। एक ब्राह्मणवादी धारा, दूसरा बहुजन धारा। तो उसको बोलते हैं ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणेतर धारा। तो जब भारत को आज़ादी मिली, तो वहाँ पर यशवंतराव चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हुए। तो 1956 में यशवंतराव चौहान ने एक हिस्टोरियन को इसके लिए खासकर डिप्यूट किया। उस हिस्टोरियन का नाम था वासुदेव सीताराम बेंद्रे। वो ब्राह्मण ही थे, लेकिन कहा गया कि अब आप दोबारा संभाजी महाराज पर शोध करिए। तो जो वासुदेव सीताराम बेंद्रे थे, उन्होंने दोबारा संभाजी पर शोध किया और शोध करके उन्होंने एक जो ब्राह्मण एंगल है उसको उन्होंने काट दिया और उसको काट के उन्होंने एक बुक लिखी 1960 में, जिसमें था छत्रपति संभाजी महाराज नामक बुक लिखी। उसमें संभाजी के व्यक्तित्व को उभारा और कहा कि संभाजी एक कवि थे, एक लेखक थे, पॉलीग्लॉट थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और जो आपको याद है कि मल्हारराव चिटनिस ने जो उनके बारे में बखर में लिखा था और जो चित्रण किया था, उस चित्रण को इन्होंने उलट दिया वासुदेव सीताराम बेंद्रे ने। ये जो दूसरी धारा जो संभाजी की आई है, उसी धारा को आधार बनाकर बाद में शिवाजी सावंत ने 1979 में यह आपको ये जो प्रसिद्ध, जो अभी आपने छावा देखा है, छावा नामक नॉवेल लिखा, इसी नॉवेल पर मूवी बनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो संभाजी और औरंगजेब की टकराहट है, इसको कृपया हमारे ऑडियंस हिंदू-मुसलमान टकराहट के रूप में ना देखें। दोनों तरफ बँटे हुए। अब बताइए, जब मराठों के दमन के लिए औरंगजेब जब दक्षिण में आया था, उस समय उनके साथ कितने राजपूत योद्धा थे। भीमसेन बुरहानपुरी जो औरंगजेब के साथ लेखक है, वो 3 मशहूर राजपूत मनसबदार की चर्चा करता है अपने लेखन में। राम सिंह हारा, यानी जो हारा वंश से है, दलपत बुंदेला और जयसिंह कछवाहा। इनका 7,000 जात और 7,000 सवार रैंक था। मतलब वो सुपीरियर मनसबदार थे। लेकिन उस पूरी मूवी में आप देखिए कि औरंगजेब की सेना में केवल मुस्लिम अनमुस्लिम दिखा रहे हैं। कहीं पर भी राजपूत अमीर या राजपूत नोबल या राजपूत मनसबदार को दर्शाने और दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है। इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट में उस समय हिंदू और मुसलमानों को नहीं बाँटा जा सकता था। छावा को एक मूवी के रूप में हम एन्जॉय करें, लेकिन अब जैसे देखिए, अब भावना नहीं भड़कनी चाहिए और ये हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजक रेखा इसको नहीं माना जा सकता। ये सत्ता की लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी, जिसमें कुछ हिंदू मुसलमानों के साथ भी थे और कुछ मुसलमान हिंदुओं के साथ भी थे। रह गई व्यक्तिगत तौर पर औरंगजेब की बात, तो औरंगजेब एक और दूरदर्शी और अयोग्य शासक था, जिसको हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर शासन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन औरंगजेब के इस गलती के लिए अकबर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ज़रा आप 1 मिनट के लिए परिकल्पना करिए कि अगर अकबर के सामने महाराणा प्रताप को अकबर ने गिरफ्तार ही किया होता, तो अकबर का क्या व्यवहार होता, यह आप अनुमान कर सकते हैं। धर्मांतरण का दबाव तो कभी नहीं वो दे सकता था। वह
महाराणा प्रताप से दोस्ती करने की हरगिज़ कोशिश करता और अगर दोस्ती नहीं हो पाती तो संभव है कि उस समय के राजतंत्र के पैमाने के आधार पर उनको दंडित भी किया जाता। लेकिन अगर वो दंडित भी करता तो सम्मानपूर्वक दंडित करता, क्योंकि वह अकबर औरंगज़ेब नहीं था। तो मतलब ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में और हिस्ट्री के एक गंभीर अध्ययन और माने आप कह सकते हो कि एक गंभीर छात्र और अध्यापक के रूप में हम यह देखना चाहेंगे कि इस छावा मूवी को हिंदू-मुस्लिम द्वंद के लाइट में ना देखकर एक एंटरटेनिंग मूवी के रूप में देखा जाए। आज मैं यहीं पर आपसे समाप्त करूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और जहाँ तक हो सका है हमने निष्पक्ष मूल्यांकन करने की कोशिश की है और किसी की भावना को ठेस पहुँच रहा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।